फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जंक्शन में। और मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों हम प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत पढ़ चुके हैं। अब भाग नंबर 4 की तरफ चलते हैं। आधुनिक भारत पढ़ेंगे आज। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। तो दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जो बक्सर का युद्ध है दोस्तों, वो 1764 में हुआ था दोस्तों। प्लासी का जो 1757 में हुआ था। हल्दी घाटी का 1576 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। किसने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किए थे? तो पुर्तगालियों ने किए थे। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अवशेष यूरोप से जो भारत आए थे दोस्तों, वो समुद्री मार्ग की खोज की थी। वो की थी वास्को डी गामा ने। भारत की तरफ से आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने की थी। वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश सेना जो अंग्रेजी सेना थी दोस्तों, उनको किसने हराया था? फ्रांसीसी ने हराया था। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किसे प्राप्त किया था? वो किया था बीजापुर के सुल्तान से। नील मसाला मलमल सूती वस्त्र से सर्वप्रथम किस वस्तु ने जो है यूरोपियों को भारतीय कारोबार के लिए प्रोत्साहित किया था? वो किया था मखाला ने। माफ़ कीजिए, मसाला ने। किस निर्णायक युद्ध ने अंग्रेजों ने भारत के प्रभुत्व को स्थापित किया था? वो किया था बक्सर के युद्ध में, जो 1764 में लड़ा गया था। किसके बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? वो किया था हेक्टर मुनरो ने। किस वर्ष अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में पहली बार आई थी दोस्तों? वो 1608 ईस्वी में आई थी। अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने जो है किसानों को पंजाब में उगने के लिए मजबूर कर रहे थे। वो कर रहे थे गेहूं। आगे बढ़ते हैं। फ्रांस ने सूरत में अपना पहला कारखाना जो लगाया था, वो कहाँ लगाया था? मछलीपट्टनम में। श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशवादियों के वंशजों को क्या कहा जाता है? वो कहता है बुर्गेर। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी दोस्तों? फ्रांसीसी डी अल्मीडा ने। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था दोस्तों? वो था आपका फोर्ट विलियम। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। वर्धमान जिले के एक जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 1696 ईस्वी में अपनी नई कोठी की किलेबंदी की अनुमति मिल गई थी। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को जो सुल्तानती कलिकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले में उन्हें गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े थे। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में उक्त किलेबंद व्यावसायिक प्रतिष्ठान नामक कोर्ट विलियम रखा गया और सर चार्ल्स जो है आयर इसका नाम पहला प्रेसिडेंट बना था। आगे बढ़ते हैं। कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज था? तो वो था आपका रेड ड्रैगन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न वो आ चुका है पहले। कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक जो है पहले अंग्रेजी जहाज 1608 ईस्वी में आया था। सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था। यह हॉकिंस की वह प्रथम अंग्रेज व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग से भारत की भूमि पर कदम रखा था। रेड ड्रैगन जो है उसी जहाज की बेड़े में शामिल था जिसमें हेक्टर जहाज था। अतः प्रश्नानुसार अब यह विकल्प सही होगा। भारत में डच जो है सबसे पहले प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? वो तो आपका मछलीपट्टनम में था। आगे बढ़ते हैं। भारत में डचों का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश मछलीपट्टनम 1605 ईस्वी में था। भारत ने डचों के अन्य कोठियाँ थी जो पुलिकट 1610 ईस्वी में और सूरत में 1616 ईस्वी में, यानी विमलीपट्टनम, चीनसुरा, कासिम बाजार, पटना आदि, बालासोर आदि थे। 1691 में ना पंजाब में बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी थी? तो वो दी थी आपकी कासिम बाजार में। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में कासिम बाजार और हुगली नामक स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को जो व्यापार करने के लिए जो फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। अब इनका सही अनुक्रम बताना है, डायरेक्ट आंसर बताते हैं। सूरत जो है 1613 ईस्वी में, मद्रास में 1639 ईस्वी में लगी, बम्बई में 1687 में लगी और कलकत्ता में 1698 में फैक्ट्री लगी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो था आपका गोवा। प्रारंभ में अल्फांस द अलब्रुक द्वारा कोचीन को मुख्यालय बनाया गया। 1530 में
निनोदा कुन्हा द्वारा सरकारी कार्यालय कोचीन में सेवा जो गोवा है वो स्थानांतरित किया गया। इस प्रकार गोवा काफी लंबी अवधि तक पुर्तगालियों के अधीन रहा। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था? तो वो गया था पुर्तगाल। 1661 में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने के कारण अंग्रेजों को मुंबई दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। बाद में जो है चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आज भी चुका है पुर्तगालियों को। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय वास्को डी गामा को जाता है। यह कालीकट के 1498 में इसमें भारत पहुंचा था। यह कलर के एग्जाम में क्वेश्चन आया था पिछली बार। हरियाणा के स्थानीय शासक जो है जमेरेंट के उसका स्वागत किया था और जबकि स्थानीय व्यापारियों को उसका विरोध किया। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताना है तो आपका जमेरिन। आगे बढ़ते हैं। कैप ऑफ हुड कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो वो की थी आपकी वास्को डी गामा ने 1498 में। कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री रास्ते की खोज वास्को डी गामा ने की थी। यह 1498 में भारत के कालीकट के तट पर जो है इसी मार्ग से आया था। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? तो वो थे आपके पुर्तगाली। तो सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। 1498 वास्को डी गामा के भारत के आगमन के साथ भारत में सर्वप्रथम विदेशी यूरोप में पुर्तगालियों का आगमन हुआ और भारतीय क्षेत्र से सबसे ज़्यादा गोवा से 1961 में गए। उसके बाद भारत में पुर्तगालियों की सत्ता वास्तविक नहीं रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे वो थे अल्बुकर्क। अल्बुकर्क के बारे में जान लेते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था जो 1509 से 15 और था ईस्वी तक रहा। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। इसने 1510 ईस्वी में गोवा को जीत लिया और 1511 ईस्वी में मलक्का पर नियंत्रण किया। फारस की खाड़ी में हरमुज पर अधिकार कर लिया था। पुर्तगालियों द्वारा कालीकट में ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर क्या कहलाते थे? तो आपके कहलाते थे कैलिको। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। पुर्तगाल द्वारा कालीकट ले जाने वाले कालीकट के सूती कपड़े यूरोप में आमतौर पर कैलिको कहलाते थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ हुई संघर्ष में मारा गया? तो वो मारा गया पुर्तगाली में। अब इसके बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। गुजरात का शासक बहादुर शाह 1537 ईस्वी में गुजरात बंदरगाह के समीप जहाज का निरीक्षण करते समय पुर्तगालियों द्वारा मारा गया था। आगे बढ़ते हैं। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को जो है असम में उगाने के लिए मजबूर करते थे। क्या करते थे? चाय। अंग्रेजों द्वारा अपनी साम्राज्यवादी नीतियों की पूर्ति राजस्व विभाग कच्चे माल की आवश्यकता पूर्ति के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में कृषिगत जो है उपायों का सहारा लिया गया है, जिसमें बंगाल में जूट, असम में चाय, गन्ना, संयुक्त प्रांत में जो है मद्रास में चावल उगाने के लिए मजबूर करते थे। आगे बढ़ते हैं। अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में उगाने के लिए मजबूर करते रहते। क्या करते रहते? चावल। आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। अपनी साम्राज्यवादी नीतियों के विस्तार हेतु अंग्रेजों ने अपने शासन के दौरान विभिन्न प्रयोग किए जाने वाले अपनी आर्थिक संरचना को मजबूत करने एवं ब्रिटेन को निर्यात कृषि किसानों का अधिक से अधिक शोषण शामिल रहा, जिससे वे आय के साथ साथ फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। देश के विभिन्न हिस्सों में अपनी आवश्यकता अनुसार किसानों को फसल उगाने के लिए मजबूर करते रहे। जैसे पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र पंजाब में कपास, मद्रास में चावल की खेती प्रमुख रही। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और जान लेते हैं थोड़ा सा। प्लासी के जंग के बाद यानी प्लासी की जो लड़ाई हुई थी ना, उसके बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया था और उसका नवाब बनाया गया था मीर जाफर को। किस सिख गुरु ने खालसा की शुरुआत की थी? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की शुरुआत की थी। लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को किस युद्ध में हराया था? प्लासी के युद्ध में हराया था। यह 1757 में हुआ था। टिप्पू सुल्तान को जो है मैसूर का शेर कहा जाता है। कहा प्लासी का युद्ध जो है वर्ष की 1757 में लड़ा गया। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर।
आगे बढ़ते हैं। सिख खालसा सेना किसके शासन काल के तहत थी दोस्तों? वो रणजीत सिंह के तहत। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह किसके पुत्र थे? गुरु तेग बहादुर के। गुरु अर्जन देव सिखों के कौन से गुरु थे? 5वें गुरु थे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु 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 गोविंद सिंह की जो जन्मस्थली वो थी पटना साहिब। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ पर? वो नांदेड़ में है। गुजरात राज्य में पहली बार जजिया कर लागू करने वाला शासक कौन था? अहमद शाह प्रथम। लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809 में की थी ना, तो इससे ठीक पहले शांति स्थापित करने के रणजीत सिंह के पास किसको भेजा गया था? तो वो भेजा गया था आपका चार्ल्स मेटकॉफ को। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने अंगल मैसूर युद्ध में पराजित किया था, तीसरे विश्व युद्ध में। हम्पी किस राज्य में स्थित है? वो है कर्नाटक में। टीपू सुल्तान का पिता कौन है? हैदर अली। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के विरुद्ध कितने युद्ध लड़े थे? 4 युद्ध लड़े थे। आगे बढ़ते हैं। मैसूर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी को आखिरकार विजय प्राप्त की चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में। सिख गुरु हरकिशन उत्तराधिकारी थे गुरु तेग बहादुर के। बंगाल के किस शासक ने उड़ीसा का एक भाग मराठों के अधीन किया था? वो किया था अलवर्दी खान ने। वर्ष 1905 से पहले ब्रिटिश शासक जो है ब्रिटिश भारत का सबसे प्रांत कौन सा था? बंगाल। ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किससे प्राप्त हुई थी? प्लासी के युद्ध के बाद। किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी थी? गुरु रामदास ने जो है आधारशिला रखी थी अमृतसर की। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो वह की गई आपकी 1699 में। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में की गई और इसके द्वारा आरंभ में पाहुल प्रणाली में दीक्षित होने वाले व्यक्ति को खालसा कहा गया है। अब गुरु पद समाप्त कर दिया गया और गुरु ग्रंथ साहिब ने ही प्रमुख रूप से गुरु का स्थान जो प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं। अकाल तख्त का निर्माण जो किया गया वो किया गया गुरु हरगोविंद ने। सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त की स्थापना की थी। उन्होंने सिखों के एक लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया और अमृतसर की रक्षा हेतु लोहगढ़ किले का निर्माण करवाया। गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? तो वो था आपका तलवंडी। गुरु नानक का जन्म जो है वर्तमान पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था 1469 में। इनके पिता का नाम कालू मेहता और माता का नाम तृप्ता देवी था। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था आपका तलवंडी में। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था? तो वो था आपका गुरु अंगद। गुरु नानक के उत्तराधिकारी गुरु अंगद 1539 से 1552 ईस्वी तक रहे थे। इन्होंने खादुर में जो है गुरु की गद्दी बनाई। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? तो वो कहा था गुरु अर्जन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। गुरु अर्जन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। इन्होंने 1604 में आदि ग्रंथ की रचना की। खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने से 1606 ईस्वी में मृत्युदंड दे दिया था। आगे बढ़ते हैं। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे दोस्तों? वो थे आपके गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। इनको गुरु पद 1675 ईस्वी में प्राप्त हुआ, जिस पर वे अपनी मृत्यु 1708 ईस्वी तक जो है बने रहे। रणजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी। किस नगर को जो उसने धार्मिक राजधानी कहा था? तो वो कहा था आपका अमृतसर को। रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी जबकि धार्मिक राजधानी उसकी अमृतसर थी। उसके इनका शासनकाल 1797 से लेकर 1839 तक रहा था। रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो वो दी थी आपकी जमुना शाह को। अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। अब जमान शाह 1798 ईस्वी में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया। वापस जाते समय उनकी तोपें चिनाब नदी में गिर गई थी। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। बदले में जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दी। 1799 ईस्वी में रणजीत सिंह ने तत्काल लाहौर पर अधिकार कर लिया और अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि की। राजा की उपाधि उन्हें जमान शाह ने प्रदान की थी। आगे बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह को बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था? तो वो किया था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने 1831 में रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ जो है स्वागत किया गया। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था दोस्तों? वो था आपका मोहम्मद शाह।
यह आक्रमण 1739 में हुआ था। इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था। इस दौरान दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने 1739 में करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह को पराजित करके दिल्ली के शाही खजाने के मोती, हीरे, जवाहरात, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। नादिर शाह के नाम पर जो है खुतबा पढ़ा गया और सिक्के जारी किए गए। नादिर शाह दिल्ली में लगभग 2 मास तक ठहरा था। वापस जाते समय नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के पुनः साम्राज्य जो है सम्राट घोषित कर दिया था। खुतबा पढ़ने और सिक्के चलाने का अधिकार भी लौटा दिया था इसको। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में किस लड़ाई में नादिर शाह ने मुगल शाह को जो है पराजित किया था? वो किया था आपका करनाल के युद्ध में 1739 में। हरियाणा जीके में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाएगा ये। अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था आपका सादत खां। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। अवध राज्य में अंग्रेजी और मराठा राज्यों में बीच में आया था। यह पश्चिम में कन्नौज से लेकर पूर्व में कर्मनाशा नदी पर तक फैला हुआ था। इसे बफर राज्य के रूप में जाना जाता है। अवध राज्य ने अंग्रेजी साम्राज्य के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक सादत खां माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? वो था आपका वारन हेस्टिंग्स। अब इसके बारे में जान लेते हैं। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध में जो 1780-84 के बीच में हुआ था, उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स था। 1774 से 1785 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। इस युद्ध के दौरान घायल होने के कारण 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। अब टिप्पू सुल्तान के बारे में जान लेते हैं। टिप्पू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये मैसूर का शासक था। टिप्पू सुल्तान मैसूर का शासक था। 20 नवंबर 1750 में जन्मे टिप्पू सुल्तान का पूरा नाम सुल्तान फतेह अली खान साहब था। सवाल ये उठता है कि टिप्पू सुल्तान का असली नाम क्या था? तो उसका नाम था सुल्तान फतेह अली खान साहब, जो अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 में जो है मैसूर का शासक बन गया था। मुर्शिद कुली खां जो है, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? ये थे आपके बंगाल के। इसके बारे में जान लेते हैं। मुर्शिद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला बंगाल के जो है नवाब थे। आगे बढ़ते हैं। काल कोठरी दुर्घटना किस बात का जो है उल्लेख करती है? तो ये करती है आपका 123 अंग्रेजों के एक छोटे से कमरे में जो है तथाकथित कैद के परिणाम स्वरूप उनमें अधिकांश की मृत्यु हो गई थी। ये आपकी काल कोठरी जो है प्रमाण करती है। इसके बारे में जान लेते हैं। काल कोठरी जो है, जिसे ब्लैक होल त्रासदी भी कहते हैं, इसकी घटना बंगाल में 20 जून 1756 को घटित हुई थी, जिसमें 123 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में जो कैद कर दिया था और इसके परिणाम स्वरूप उसमें जो अधिकांश की जो है मृत्यु हो गई थी। भूखे प्यासे लोग मर गए थे। ब्लैक होल त्रासदी कहाँ की घटी थी? तो ये घटी थी आपकी कोलकाता में, यानी 20 जून 1756 को कोलकाता में घटित हुई थी। 1757 में जो है प्लासी का जो युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया गया था, तो वो किया गया था मीर जाफर ने। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर ने विश्वासघात कर लिया। इस युद्ध में मीर जाफर नवाब का जो सेनानायक था। इस युद्ध में कंपनी को 24 परगने की जमींदारी प्राप्त हुई थी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो उस समय था सिराजुद्दौला। आगे बढ़ते हैं। प्लासी की लड़ाई में किसके बीच लड़ी गई थी? तो वो लड़ी गई थी आपकी सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। उसके बाद है ना मीर जाफर ने विश्वासघात के कारण जो है नवाब की हार हुई और बंगाल का अगला नवाब मीर जाफर को जो है बनाया गया। ब्रिटिश ने पंजाब को किस सन में जो है राज्य में मिला था? वो मिला था 1849 में। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी ने गुजरात के युद्ध के बाद 1849 में पंजाब का विलय जो साम्राज्य ब्रिटिश मिला लिया था और 1849 में पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था 3 सदस्यों पर एक कमेटी को सौंपी गई थी। हेनरी लॉरेंस को प्रशासनिक व्यवस्था, सर लॉरेंस को भू राजस्व प्रबंध, चार्ल्स मैसन को न्याय विभाग का जो है अध्यक्ष बनाया गया। इस प्रकार पंजाब राज्य में ब्रिटिश राज्य का जो है अंग बन गया। पुर्तगाली संस्कृति के अवशेष भारत में कहाँ पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं आपके गोवा में। अब इसके बारे में जान लेते हैं। पुर्तगाली संस्कृति के व्यापक अवशेष भारत के गोवा में पाए जाते हैं। इसके कुछ अवशेष जो है कोच्चि में भी पाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं।
किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पूरी तरह जो है हरा दिया था? वो हरा दिया था वांडीवास की लड़ाई में। अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच जो है निर्णायक युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुए, और इस प्रकार कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के भारत में रहने एवं शासन करने के लिए निर्णायक रहा, जिसमें फ्रांसीसियों के भाग्य का पता जो है भारत से जो है पत्ता कट गया था इसका, और अंग्रेजी शासन का शुरुआत हो गया था। यानी कि भारत के दुर्भाग्य की शुरुआत हो गई थी अब। उसके बाद भी युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों का भाग्य जो है निर्णय हुआ, वो हुआ था वांडीवास की लड़ाई में, यानी 1760 में। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सांस्कृतिक और सामाजिक सुधार आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। 1828 में स्थापित ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय, सभी जानते हैं। रामास्वामी नायकर का संबंध किस आंदोलन से है? राम सम्मान आंदोलन से है। विवेकानंद किस वर्ष धर्म संसद में भाग लिया था? 1893 में धर्म संसद में भाग लिया था। सिद्धांतों को लेकर आर्य समाज का विभाजन हुआ था, यह भी 1893 में हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने बेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में। किस वर्ष में ज्योतिबा फुले ने सत्य समाज की स्थापना की? 1873 में। एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए ईश्वर की जो शिक्षा है वह किस श्री नारायण गुरु की है? आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था। पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय द्वारा। सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मैडम ब्लॉवेट्स्की थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना एक रूसी महिला मैडम एस.पी. ब्लावेट्स्की जो है अमेरिका सैनिक अधिकारी कर्नल अल्काट विलियम कवान जज एवं अन्य द्वारा 1875 में जो है न्यूयॉर्क में की गई थी। 1879 में जो है कर्नल अल्काट मैडम ब्लॉवेट्स्की द्वारा भारत आए गए मद्रास में अडियार के निकट थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की गई। कलकत्ता में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय ने पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ज्योतिबा फुले भारतेंदु हरिश्चंद्र में कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रिय तरह से नहीं जुड़े थे? वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। शारदा अधिनियम संबंध है वो दोस्तों बाल विवाह से है। भावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम को जो है परिशुद्ध करना था। अलीगढ़ में स्थित जामिया मिलिया जो है इस्लामिया विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो वो थे आपके हकीम अजमल खान। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित किया गया था? वो किया था बंबई में। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई। 1877 में इसका मुख्यालय लाहौर बनाया गया। इन्होंने हिंदू धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए 10 सिद्धांतों की स्थापना की। इनके विचार इनकी प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित हैं। स्वामी दयानंद ने उनके धार्मिक सुधार प्रयासों के कारण भारत का जो मार्टिन लूथर कहा जाता है। अब सवाल ये उठता है कि स्वामी दयानंद को जो है भारत का क्या कहा जाता है? मार्टिन लूथर। आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपके दयानंद सरस्वती। आगे बढ़ते हैं। भारत में आर्य समाज स्थापित करने वाले निम्नलिखित में कौन से? तो वो थे आपके दयानंद सरस्वती। आगे बढ़ते हैं। वेदों की और लौटों का नारा किसने दिया था? यह भी दिया था आपका दयानंद सरस्वती ने। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ चुका है कई बार। दयानंद सरस्वती ने जो है इसका नाम मूल शंकर था। 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की इन्होंने स्थापना कर दी थी। इसका मूल उद्देश्य जो है प्राचीन वैदिक धर्म के रूप में जो है स्थापना करना था। आर्य समाज आंदोलन में इसका प्रचार जो पाश्चात्य प्रभावों की प्रतिक्रिया के रूप में किया गया। 1877 में जो है आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिकार प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने पुनः वेदों की ओर चलने का नारा दिया। आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपकी स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की गई थी, स्वामी विवेकानंद ने की, और इसका सर्वप्रथम जो कलकत्ता के समीप वरानगर में इसकी स्थापना की गई। उसके बाद जो है वेल्लूर यानी कलकत्ता में मिशन में इसकी स्थापना की गई।
आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण के मिशन की स्थापना किसने की थी? ये फिर से आ गया है, स्वामी विवेकानंद ने की है। बार बार सवाल रिपीट हो रहे हैं तो आपके लिए फायदेमंद है। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो वो बनाया था 1835 में। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम 1835 में बनाया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम जो है लॉर्ड मैकाले को जाता है। बुनियादी शिक्षा का जो विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो वो किया था आपका महात्मा गांधी ने। अब इसके बारे में जान लेते हैं। बुनियादी शिक्षा का विचार महात्मा गांधी ने अपनी वर्धा योजना जो 1937 में प्रस्तुत किया था, जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन भी जुड़े थे। गांधी जी ने अपने हरिजन पत्र में इसकी रूपरेखा तैयार की थी। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को मातृभाषा 7 वर्ष तक विद्या अध्ययन करवाया था। इस योजना का मूलभूत सिद्धांत हस्त उत्पादक कार्य था। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो वो था आपका सर सैयद अहमद खां। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अलीगढ़ आंदोलन के जो संस्थापक हैं वो सर सैयद अहमद खां थे। सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल किया, मोहम्मदन एंग्लो इंडियन ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। 1920 में जो है यही केंद्र अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया गया, जो आज भी विद्यमान है। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो वे की थी सर सैयद अहमद खान ने। आगे बढ़ते हैं। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपका राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा पढ़ देते हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है और भारतीय राष्ट्रवाद एवं नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। इन्हें नव भारत का तारा भी कहा जाता है, नव जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपके राजा राम मोहन राय। आगे इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। राजा राम मोहन राय भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन के अग्रगामी थे। इन्होंने ही सती प्रथा जो है प्रथा प्रथा बाल विवाह का विरोध किया था। इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी और बहुदेववाद का जो है इसने विरोध किया था। आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो थे आपके आत्माराम पांडुरंग। 1867 ईस्वी में ना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। इसके प्रमुख संस्थापक डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग एवं महादेव गोविंद रानडे थे। प्रार्थना समाज का प्रमुख उद्देश्य जाति पाति का विरोध करना था। पुरुषों और स्त्रियों के विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री विवाह आदि जो है यह सब करना था। राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का जो है आयोजित किया था? तो वो क्या था आपका सती प्रथा, जो इन्होंने बंद कर दी थी। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजित किया, जो बहुत ही अच्छा काम किया था। अब हमें सही मिलान करना है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। याद रखना आपको। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। वैद्य समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन और श्री धरलू जो है नायडू। प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग। आगे बढ़ते हैं। उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? वो की थी विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स द्वारा 1784 ईस्वी में हेस्टिंग्स के समय में द एशियाटिक सोसाइटी का बंगाल में जो है इसकी स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं। वह आयोग कौन सा है जिसमें सबसे पहले भारत में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का ध्यान दिया गया? तो वह गया चार्ल्स आयोग ने। सर्वप्रथम चार्ल्स गुट आयोग में प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया। इस आयोग में सुझाव था कि ग्राम स्तर पर देसी भाषा के माध्यम से अध्ययन करने के लिए प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं। उनमें ऊपर जिला जो है सतर जो है एंग्लो वर्नाक्यूलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज कॉलेज जो है खोले गए। सूर्योदय का आश्रय क्या है? तो वो है आपका सबका उत्थान करना। सूर्योदय का अर्थ होता है सबका उत्थान करना। सूर्योदय की अवधारणा महात्मा गांधी ने जॉन रस्किन की पुस्तक अन टू द लास्ट में ग्रहण की थी। अब सवाल ये उठता है कि जॉन रस्किन रस्किन की पुस्तक कौन थी? वो है अन टू द लास्ट। या फिर ये पूछ लेंगे अन टू द लास्ट जो है किसकी पुस्तक है? वो है जॉन रस्किन की।
19वीं सदी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन जो कौन सा था, वो था आपका ब्रह्म समाज। 19वीं शताब्दी में सबसे पहले राजा राममोहन राय ने 1828 ईस्वी में ना ब्रह्म समाज आंदोलन की जो है स्थापना कर दी थी। आगे बढ़ते हैं। सत्याशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे, तो वो थे आपके ज्योतिबा फुले। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। सत्याशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी, जिसमें मानव अधिकारों जाति प्रथा के उन्मूलन पर बल दिया गया। इन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में अपने संगठन सत्याशोधक समाज के द्वारा पाखंडियों एवं अवसारवादी धर्म ग्रंथों में जातियों की रक्षा के लिए आवश्यकता पर बल दिया गया। सत्याशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, वो की गई थी आपकी ज्योतिबा फुले द्वारा। उपनिवेश भारत में भारतीय विविधताओं के शारदा सदन स्कूलों की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी आपकी पंडिता रमाबाई ने। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उपनिवेश जो है भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन जो है स्कूल की स्थापना 1889 में की गई। पंडित रमाबाई ने इसकी स्थापना जो है मुंबई में की थी। अब कुछ एग्जाम की दृष्टि से उपनाम कथन और पुस्तकें देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है, ध्यान से देखें और सुने। वह रानी जिसका उपनाम ब्लडी मैरी था, वो था मैरी प्रथम। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा था, उदंत मार्तंड। लीडर कामरेड हिंदुस्तान अभ्युदय में कौन सा समाचार पत्र मदन मोहन मालवीय ने संबोधित नहीं है, वह कॉमरेड। 1852 में सत्यार्थ प्रकाश एवं समाचार पत्र गुजरात में किसने प्रकाशित किया, कर्णदास मूलजी ने। आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक समाचार पत्र जो है वह बंगाल गजट। एन इंट्रोडक्शन ऑफ द ड्रीमलैंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, भगत सिंह। मराठी अखबार केसरी का संपादक कौन था, बाल गंगाधर तिलक। अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, लाला लाजपत राय। आगे बढ़ते हैं। एसेज ऑन गीता नामक पुस्तक के लेखक कौन है, अरविंद घोष। सरोजिनी नायडू को नाइटेंगल नाम से जाना जाता है, किताब किसने दिया था, महात्मा गांधी ने। आगे जानते हैं। पत्रिका वंदे मातरम पत्रिका किसकी थी, अरविंद घोष की। न्यू इंडिया किसकी थी, विपिन चंद्र पाल की। युगांतर किसकी थी, भूपेंद्र नाथ दत्त की। संध्या किसकी थी, बर्मा बांधव उपाध्याय की। अब आगे बढ़ते हैं। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध है, यह कराती है कि इसका कथन किसका है, महात्मा गांधी का। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। वंदे मातरम गीता पुस्तक का लेखक जो है किस पुस्तक से लिया गया, आनंद मठ से। प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन है, श्री बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्षों पहले हमने नियति के साथ एक वादा किया था, अब वह वादा पूरा करने का समय आ गया है, ये शब्द किसने कहे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 14 अगस्त 1947 की रात को ये शब्द कहे थे। आगे बढ़ते हैं। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नाम पुस्तक के लेखक कौन थे, तो वो थे आपके वीडी सावरकर। द इंडियन ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक जो है वीडी सावरकर ही थे। किसने कहा था संवाद का वास्तविक स्थान जो है जीवन नहीं है बल्कि मन है, तो यह कहा था आपका महात्मा गांधी ने। आगे बढ़ते हैं। यह विचार किसने विकसित किया कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं, यह किया था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था सत्य परम तत्व और वह ईश्वर है, तो यह भी कहा था जो है एम के गांधी ने, महात्मा गांधी ने। सत्य और अहिंसा गांधी जी का मूल मंत्र था, ये आप सभी जानते हैं। और गांधी जी अहिंसा और साधन सत्य को साध्य मानते थे। गांधी जी का मानना था कि सत्य अमर है और कभी मर नहीं सकता। गांधी जी ने लिखा था कि सत्य के अतिरिक्त मेरा अन्य कोई ईश्वर है ही नहीं जिससे मैं अपना सेवा करूं। सिवाय सत्य के मैं किसी अन्य की भक्ति नहीं कर सकता और न ही किसी अन्य का अनुशासन जो है मानता हूं। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है, तो वह जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिसे लोहा के पुरुष की उपाधि मिली थी। आगे पढ़ते हैं। जिस प्रकार बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया, उस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा भारतीय की रियासतों का भारत में सम्मिलित किए जाने के कारण उन्हें भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है, तो वह कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को।
दादाभाई नौरोजी को महान वृद्ध पुरुष ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। यह प्रथम भारतीय थे जिन्होंने 1892 में उदारवादी दल की और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य चुना गया। इन्होंने ही सर्वप्रथम भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़ों की गणना करने का जो प्रयास किया। इन्होंने रहनुमाई जो है मजदासन सभा का ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की स्थापना की गई। और 1867 ईस्वी से 68 ईस्वी तक अपनी रचना जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में धन का अपवाहन सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसमें दर्शाया गया है कि किस प्रकार भारतीय धन ब्रिटेन द्वारा लूटा जा रहा था। भारत का दादा किसे कहा जाता है, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत के सम्मानीय बुजुर्ग जो है दादाजी यानी दादा के नाम से प्रसिद्ध थे, तो आपके दादा भाई नौरोजी थे। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकलन सबसे पहले किसने किया था, तो वो किया था आपका दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला भारत का पहला भारतीय कौन था, तो वो था आपका दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ध्यान से देखिए, पढ़िए और सुनिए। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था, तो वो भी आपका दादा भाई नौरोजी ही था। भारत से ब्रिटेन की और संपत्ति जो है अपवहन का सिद्धांत किसने किया था, तो वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने दिया, तो वो भी दिया आपका दादा भाई नौरोजी ने। आगे बढ़ते हैं। अब हमें सही मिलान करना है। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खां। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति दादा भाई नौरोजी। महानमा कहते हैं मदन मोहन मालवीय को, और भारत का लोहा पुरुष कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। गांधी को क्या माना जाता है, गांधी को माना जाता है दार्शनिक अराजकतावादी, यानी गांधी जी को एक दार्शनिक अराजकतावादी कहा माना जाता है, क्योंकि वे राज्य विहीन लोकतंत्र में अपना आदर्श मानते थे। उनका कहना था कि इस प्रकार के राज्य में प्रत्येक व्यक्ति जो है अपना शासक है। उनके राज्य में राजनीतिक शक्ति नहीं होगी, क्योंकि राज्य ही नहीं होगा। वे चाहते थे कि जो सुधार हो वो सबके भीतर से हो। वे नहीं चाहते थे किसी बाहरी शक्ति द्वारा सुधार लाया जाए, अपने आप ही सुधार करो। महात्मा गांधी की हत्या हुई तो किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा शरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी धरती पर चला था, तो वो कहा था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, यह किसने कहा था, यह कहा था विंस्टन चर्चिल ने। महात्मा गांधी अर्धनग्न फकीर हैं, यह विंस्टन चर्चिल ने ही कहा था। करेंगे या मरेंगे यानी करो या मरो का नारा गांधी जी ने राष्ट्र को यह मंत्र किस जन आंदोलन कर दिया, तो यह भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 को शुरू हुआ था। अगर सही डेट पूछ ले तो 8 अगस्त 1942 को। अब इसके बारे में देख लेते हैं। करो या मरो या करेंगे या मरेंगे प्रसिद्ध का नारा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर दिया था। यह अगस्त 1942 में जो है दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया, ये फिर से आ गया, महात्मा गांधी ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, भगत सिंह ने दिया था। वापस लो वेदों की ओर लौटो का आह्वान किसने किया था, तो ये दिया था दयानंद सरस्वती द्वारा। आगे बढ़ते हैं। वापस वेदों की ओर लौटो यानी बैक ऑफ द वेदास का आह्वान आर्य समाज ने संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया। दयानंद सरस्वती ने, यानी जिसका नाम मूल शंकर था, 7 अप्रैल 1875 को ना बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। उन्होंने वेदों के ईश्वरीय ज्ञान मानते हुए ना वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप से स्थापित करने का प्रयास किया था। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक कौन था, तो वो था आपका लोकमान्य तिलक। अब लोकमान्य तिलक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सन 1881 की बात है, तो बम्बई में केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र आरंभ किए गए। मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी और तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र जो है बनाया गया। मराठा सख्त अंग जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ, और प्रारंभ में केसरी के संपादक जो है केलकर और मराठा के संपादक अगरकर थे। बाद में इन दोनों पत्रों का संपादन तिलक द्वारा किया गया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। एक बार फिर ध्यान से देख लीजिए। 1881 में बम्बई में जो है केसरी और मराठा सिर्फ दो समाचार पत्र प्रकाशित हुए, ठीक है ना। और मराठी भाषा में जो है केसरी प्राप्त, ध्यान दीजिए, केसरी जो मराठी भाषा में था
और तो तिलक होम रूल आंदोलन का जो मुखिया पत्र बनाया गया था, इसे किसको, तिलक होम रूल आंदोलन का। और जो मराठा अंग्रेजी था ना, वो अंग्रेजी भाषा में था मराठा। प्रारंभ में केसरी के संपादक केलकर था, कौन था, केलकर, और मराठा के संपादक अग्रकर थे। बाद में इन दोनों पत्रों का संपादन तिलक द्वारा किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था, तो वो था आपका चार्ल्स विकिंस। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन चार्ल्स विकिंस था। भगवत गीता का अनुवाद 1785 ईस्वी में किया गया, विकिंस द्वारा किया गया। और विल्किंस ने ना, यह प्रथम पुस्तक थी जिसका अनुवाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के तहत हुआ था। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। गांधी जी ने धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था, किसको कहा था, वो कहा था भगवत गीता को। प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत जो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ये किसके वचन है दोस्तों, ये है रामप्रसाद बिस्मिल के। आगे बढ़ते हैं। अब यह जान लेते हैं कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन से, केशव चंद्र सेन। आर्य समाज के दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग। और सर सैयद अहमद खान जो है अलीगढ़ आंदोलन के। किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था, तो वो किया था आपका नवजीवन। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। गांधी जी ने नवजीवन पत्र का संपादन किया था। इसका प्रकाशन वर्ष 1919 से 1931 तक अहमदाबाद से हिंदी और गुजराती में होता था। इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए अन्य समाचार पत्र भी थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक पत्रिका जो है निकाली थी, किंतु सरकार द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अल बगा की स्थापना तब या कब हुई थी, यह हुई थी 1915 में, क्योंकि महात्मा गांधी ना 1915 में ना भारत लौटे थे। 1893 में ना किसी अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का जो केस लड़ने के लिए गए थे दक्षिण अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू कर दिया था, किंतु ब्रिटिश सरकार ने सेंसरशिप अधिनियम 1914 में जो है प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण वर्ष 1914 में अल हिलाल का प्रकाशन बंद हो गया। उसके बाद जो है आज़ाद के नंबर 900 1915 में अल बगाग नामक पत्रिका जो है शुरुआत कर दी थी। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी, तो वो दी गई थी दोस्तों 1882 में दी गई थी। और बाल गंगाधर तिलक ना ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पत्रकारिता के कारण जो सजा हुई थी। 1896 में इन्होंने संपूर्ण महाराष्ट्र में जो है कर न देने का आंदोलन चलाया। इसके दौरान जनता से ने उन्हें लोकमान्य की उपाधि दे दी थी। इनका प्रसिद्ध कथन है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर ही रहूंगा। ये वचन किसके थे, और ये वचन थे लोकमान्य तिलक के। आगे बढ़ते हैं। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया था, ये दिया था जो है बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये कथन किसका, ये आपका लोकमान्य तिलक का। यहाँ से उलझना मत, स्वराज्य और स्वराज में फर्क है। स्वराज्य का अगर जिक्र आ जाए तो बाल गंगाधर तिलक, और स्वराज का अगर जिक्र आ जाए तो लोकमान्य तिलक। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। वैलेंटाइन सिरोल ने अपने पुस्तक इंडियन अर्नेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जो है जनक कहा जाता है। फ्रंटियर गांधी पद का साथ कौन संबंधित था, तो वो था आपका खान अब्दुल गफ्फार खां, जिसे हम सीमांत गांधी के नाम से जानते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में सक्रिय भूमिका निभाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी अथवा सीमांत गांधी भी कहा जाता है। इन्हें वर्ष 1987 में जो है भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया था। सीमांत गांधी किसका उपनाम था, तो यह था आपका खान अब्दुल गफ्फार खां का। लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। और लेडी विद द लैंप के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल विख्यात है। यह क्रीमिया के युद्ध में घायल सैनिकों की सेवा हेतु संगठित प्रयास करने वाली प्रसिद्ध अंग्रेज परिचारिका थी। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो यह कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना महात्मा गांधी के साथ संबंधित नहीं थी, तो वो थी आपकी
द होली फैमिली। महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, हरिजन एवं हिंद स्वराज की रचना की थी। द होली फैमिली की रचना कार्ल मार्क्स द्वारा और एंजल ने की थी। पश्चिम भारत के किस धार्मिक सिद्धांत को लोक हितवादी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। पश्चिम भारत के गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी जो है कहा जाता है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह अरविंद घोष। मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत जो है किसने शुरू किया? वो किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। जुलाई 1924 में अंबेडकर ने मुंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अब जो है अस्पृश्य लोगों को नैतिक और बौद्धिक उन्नति करना था। उन्होंने ही मराठी पाक्षिक जो बहिष्कार जो है भारत में आरंभ किया। द लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका एक समाचार पत्र था? तो वो था आपका सैयद अहमद खान का। आगे बढ़ते हैं। अब सैयद अहमद खान के बारे में जान लेते हैं। हिंदुस्तानी शिक्षक है ना, एक नेता थे ये। उन्होंने जो है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। द लॉयल मोहम्मडन ऑफ और इंडिया सर सैयद अहमद खान द्वारा लिखित एक समाचार पत्र था। दो आगे बढ़ते हैं। गांधी जी द्वारा 1933 में संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? वो था आपका यंग इंडिया। गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम जो है यंग इंडिया था। आगे बढ़ते हैं। कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? तो वो था आपका महात्मा गांधी। यंग इंडिया और हरिजन का संपादक महात्मा गांधी थे। तो ये जो है इसका अनुवाद जो है किसने किया था? उपन्यास नील दर्पण का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था वो किया था मधुसूदन ने। अब मधुसूदन दत्त के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नील दर्पण में दीनबंधु मित्र द्वारा लिखी गई अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया था। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों को वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? तो वो लिखा था आपका दीनबंधु मित्र ने। नील की खेती करने वालों को विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित जो है करने वाले नाटक जो है नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। और यह विद्रोह जो 1859 से 60 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? तो वो थे आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। इनकी पुस्तक आनंद मठ से यह लिया गया है। इन्होंने सर्वप्रथम कांग्रेस में 1896 में कोलकाता जो अधिवेशन में यह गाया गया था। इसकी अध्यक्षता रहमतउल्लाह एम सियानी ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन जो सर्वप्रथम 1912 में कहाँ प्रकाशित हुआ था? तो यह तो भारत भाग्य विधाता से प्रकाशित हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में भारत भाग्य विधाता के नाम से जो है प्रकाशित हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि जो है संग्रह है वो है कविताओं पर आधारित है। अब गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं पर संग्रह है, जिसे वर्ष 1913 में नोबेल पुरस्कार से प्राप्त हुआ। गीतांजलि शब्द जो है गीत और अंजलि से मिलकर बना है। इसका अर्थ है गीतों का उपहार। और गीतांजलि मूलतः बांग्ला भाषा में लिखी गई है। अब सवाल ये बनता है गीतांजलि किस भाषा में लिखी गई है? वो बांग्ला भाषा में लिखी गई है। याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब कुछ क्रांतिकारी गतिविधियों के बारे में जान लेते हैं। किस नेता ने होम रूल सोसाइटी का गठन किया था दोस्तों? तो वो कहता है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। राजा भारमल को हटाने के कारण जो है कच्छ विद्रोह, सूरत विद्रोह जो है, खासी विद्रोह, इसमें भील में कौन सा विद्रोह जो हुआ था? वह आपका कच्छ विद्रोह हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। कुका आंदोलन, रंपा आंदोलन जो है, पापना आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह से किन आंदोलन का नेतृत्व सीताराम राजू के हाथों में हुआ था? वह रंपा आंदोलन का। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हमें इजाज़त दीजिए। दोस्तों हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम आने वाले हैं। इस वीडियो से जो भाग बना बना के डाल रहे हैं ना, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप एक बार इंडिया जी के, हरियाणा जी के इन वीडियो देख कर जाना, इससे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। कम से कम 50 क्वेश्चन आएंगे आपके जीके के, जिसमें हरियाणा जी के और इंडिया जी के दोनों ही पूछी जाएंगी। तो आप इस वीडियो को देख लेना जाने से पहले। और आपका दिन शुभ रहे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।